बैठने की बाकायदा तनख्वाह देना शुरू कर दी थी, जो कि मामू पहले मेरी उम्मा को देते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे अपने ही घर रख लिया था। मैं चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए मामी ने भी वो खुशी खुशी मुझे अपना लिया था। लेकिन पहले पहले उनका रवैया मेरे लिए खुश था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे भी उनकी आदत हो चली थी। मेरे और मोमानी नसीम के दरमियान अब पहले वाली केमिस्ट्री सख्त रवैया तब्दील हो चुका था। ममानी अब मुझे अपने काम कह देती, जिन्हें मेकर देता था मोमानी, और मेरे दरमियान अब रौ का रवैया तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझ पर अब भी ममानी का दबदबा मौजूद था। ये दिन मेरे लिए माइंड चेंज साबित हुआ था। एक तरफ अली ने अपने मोबाइल पर एक गंदी फिल्म दिखाकर गर्म कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ मामू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दुकान को अंदर से बंद करके सो गए थे, क्योंकि घर जाने का कोई फ़ायदा न था। क्योंकि घर की बिजली ख़राब थी, इसलिए वो दुकान पर ही सो गए थे। घर जाकर भी उन्हें मोमानी नसीम ने सुकून से सोने नहीं देना था, क्योंकि इन दोनों की पसंद की शादी नहीं हुई थी। इब दुआ में मामू ने मोमानी को पसंद न किया। फिर जब वक्त गुजर गया, मामू जिस लड़की को पसंद करते थे, इसकी शादी किसी और से हो गई, तो इन्होंने जब मोमानी नसीम की तरफ रुजुआ करने की कोशिश की, तो मोमानी ने मुना फेर लिया। अगर मोमानी नसीम के घर वाले उनको सपोर्ट करते तो वो शादी के पहले महीने ही वापस चली जाती, लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। मैं जब घर पहुंचा तो गेट बंद था। काफ़ी देर आवाज़ें देने गेट नॉक करने के बावजूद मोमानी ने गेट जब न खोला तो मैंने दीवार फैलाने का फैसला किया। दीवार फैलाने के बाद मैंने अपने कमरे का रुख किया, कपड़े तब्दील किए बाहर आया तो मुझे मोमानी अब तक नजर न आए। मैंने कमरों का जायजा लेते हुए जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन का रुख किया तो मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ में काफ़ी मर्तबा गंदी फिल्म में सुन चुका। अब तो कुछ देर पहले अली के मोबाइल पर बकादे देखकर आ रहा था। अब तो ये आवाज़ सुनकर मैं मगलता नहीं खा सकता था। मैंने कुछ देर नीचे रोका रहा, फिर ज़ोर से आवाज़ दी। ममानी की हट पड़ा। हट के साथ साथ मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहाँ से फ़ौरन हट गया। कुछ देर के बाद मोमानी नीचे आई और मुझसे बोली, तो अंदर कैसे आए? मैं मेरे मामू का घर है, मैं कैसे आई? ये फजूल सवाल है। ये बताओ कि तुम किसके साथ मकाला कर रही थी? ममानी का चेहरा शर्मिंदगी से 2-4 हो चुका था। वो कुछ देर खामोश रही। मेरे दोबारा पूछने पर रुपड़ी रोते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उनके पीछे उनकी कमरे में दाखिल हुआ तो वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। मैं उनके पास जाकर बोला, अब ये क्या नए नाटक है? वो अभी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने माजी की हकीकत बयान कर रही थी, जो कि मैंने कुछ देर पहले बता चुका हूँ। मैंने मोमानी का हाथ पकड़कर उनके हाथ से उनके कपड़े छीने और दोबारा अलमारी में रहकर बोला, आपको ज़रा भी मामू की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मेरे सवाल पूछने पर मोमानी के रोने में इजाफा हो गया। ममानी रोते रोते अब बेग पर बैठ गई। वो मुझसे बोली, नदीम तो मुझे बताओ, आखिर मेरे पास रास्ता ही क्या था? मैं खड़ा बस उन्हें देख रहा था। वो बोली, आज शादी को 10 साल हो चुके हैं नदीम। तुम्हारे मामू ने मुझसे कम ज़ात में कभी दिलचस्पी ही नहीं ली। हर बार मैं ही मजाक इज़म ठहरी कि मुझसे तुम्हारे मामू का वो नहीं होते। आखिर को मैं भी इंसान ही होना में आधी फट गई थी। आखिर फट गई क्यों नहीं, फिर से कोशिश तो कर दें। मोमा नैमरीन ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। तुम अभी छोटे हो नदीम, तुम्हें नहीं मालूम ये सब कहने को बातें होती हैं, करने को ये सब मर्द के हाथ में होता है। मैं समझा नहीं, इसलिए तो कहा कि तुम अभी नादान हो, अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगी। मुझे समझाओ, वरना मैं आज का वाक़या मामू को लाजमी बताऊंगा। मोमानी मेरी धमकी सुनकर बोली, तुम भी चलूं ठीक है, तुम भी मुझे ब्लैकमेल कर लो। मैं खामोश ही रहा। वो मेरी खामोशी पर दोबारा बोली, शादी के बाद मैंने खुद को हर तरह से तुम्हारे मामू को पेश किया, लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा किसी और में दिलचस्पी थी। फिर बांझ होने के ताने मिलने लगे, तब मैं उनसे दूर हो गई। तब उनका तौजा मेरी तरफ बढ़ी।
लेकिन वक्त हो चुका था। मेरी जिंदगी में कोई और आ गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे होने वाला कोई और इस दुनिया में मौजूद है। मेरी तौजा इसकी जानिब जब हुई तो उसने भी मुझे अपनी तलब पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मेरा दिल पसकच गया। मैं मर जाना चाहती थी। तब तुम्हारे मामों ने मुझे मरने से बचाया, लेकिन हम दोनों ने बहुत देर कर दी थी। मोमानी नसीम अचानक रोक गई। मैं उनकी आंखों में देखा तो वो मेरी आंखों में न जाने की याद ढूंढ रही थी। फिर वो नजरें चलाते हुए बोली, तुम्हारे मामू असल काम तक पहुंचने से पहले ही बस कर जाते हैं। मोमानी के इंकिशाफ को सुनकर हैरत ज़दा हो चुका था। तुम समझ रहे हो ना एमाल, मैं ममानूनी के इंकिशाफ से निकल न पाया था कि मोमानी के सवाल ने मुझे चौंका दिया था। जानी मरे चौंकने पर मुझे घूर कर देखा। फिर वो बोली, मैं अभी कुछ देर पहले ऊपर जिसके साथ ही वो तुम्हारे मामू के दोस्त थे, लेकिन वो भी तुम्हारे आ जाने से डर कर भाग गए। मैंने हैरत से ममानी टेमरिन को देखा तो वो बेड से ले उठकर मेरे मुकाबिल खड़ी होकर बोली, तुम्हारे मामू मेरी हर ज़रूरत को पूरी कर देते, जो रह जाती है वो तुम पूरे कर देते हो। लेकिन जिस तरह ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात होती हैं, इसी तरह मेरी भी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, जिनको सिर्फ तुम्हारे मामू अगर पूरा करे तो जायज़ तरीका है। लेकिन अब चूंकि तुम्हारे मामू का वो उठने के फ़ौरन बाद पस कर जाता है, तो मुझे अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर हम दोनों के दिल में औलाद की ख्वाहिश जागने लगी। मोमानी मजीद मेरे करीब होते हुए बोली, हमने डॉक्टरों को चेक करवाया, इनकी नज़ीर तुम्हारे मामों में खराबी है। तब से मैं किसी ऐसे राजदार की तलाश में थी जो ये राज रखे। अब इस राज पर पर्दा तुम्हारे सामने हिट चुका है। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उम्मा, वो अपनी बात करते करते अचानक मुझसे लपट गई। मेरे जिस्म से ममानी का जिस्म मुकम्मल मिस होने लगा। ममानी के जिस्म की गरमाइश मेरे जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। मोमानी अब मेरे खामोशी की वजह से शेरनी बनकर मेरे जिस्म से खेल रही थी। मैं ममान के जिस्म की गर्मी को अपने जिस्म में मुंतकिल होता हुआ महसूस करके बेखुदी में गुम होते हुए बोला, अगर मैं भी अब की ख्वाहिश को पूरा न कर सका तो मोमानी ने मेरी बात सुनकर इस